हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, जिसमें हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन सम्मेलन तीनों गोलमेज सम्मेलनों को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें सांप्रदायिक पांचाट, सांप्रदायिक पांचाट, जिसे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव भी कहते हैं। इसके अलावा पूना पैक्ट, पूना पैक्ट। सबसे पहले हम इनको क्रम से देखते हैं। जो घटनाएं हैं 1930 से 31 और 32 के मध्य जो घटनाएं होती है, जैसे कि सबसे पहले गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे, 11 सूत्री मांगे रखी जाती है जनवरी 1930 में। जनवरी 1930 में गांधी जी के द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी जाती है। उसके बाद दूसरी घटना होती है दांडी मार्च। दांडी मार्च या दांडी यात्रा, दांडी यात्रा। गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसको प्रारंभ करने हेतु दांडी मार्च किया था। कब से कब तक? 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। 12 मार्च से 5 अप्रैल तक गांधी जी के द्वारा अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च किया जाता है। कहाँ से? साबरमती से दांडी के बीच। और 6 अप्रैल को गांधी जी के द्वारा, यानी कि 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कर दिया जाता है। तो पहली घटना है गांधी जी के द्वारा इरविन के समक्ष सौंपी गई 11 सूत्री मांगे। दूसरी घटना है कौन सी? दांडी मार्च। दांडी मार्च के बाद हम तीसरी घटना देखते हैं, कौन सी? गांधी इरविन समझौता। तीसरी कौन सी है? नहीं, दांडी मार्च के बीच में एक और घटना आती है, कौन सी? साइमन रिपोर्ट। जो साइमन रिपोर्ट है, साइमन कमीशन भारत आया था फरवरी 1928 में। तो साइमन रिपोर्ट आती है मई 1930 में। मई मई 1930 में साइमन रिपोर्ट आती है। और साइमन रिपोर्ट के तहत यह निर्णय लिया जाता है, यानी कि जो इरविन के द्वारा जो दीपावली घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जब साइमन रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पर लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो पहली घटना है गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, दूसरी घटना है दांडी मार्च और तीसरी घटना है साइमन रिपोर्ट, जो कि मई 1930 में आती है। उसके बाद नेक्स्ट घटना है जो आरटीसी फर्स्ट, आरटीसी फर्स्ट यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य होता है। चौथी घटना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, लेकिन इसमें कांग्रेस के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट घटना है कौन सी? 5वें नंबर की घटना है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, जिसे कहते हैं हम दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये घटना होती है 5 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931। उसके बाद आरटीसी सेकंड, यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य होता है। कौन सा? आरटीसी सेकंड, जिसमें गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं। और जब कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं गांधी जी, और जब इसमें कोई डिस्कशन नहीं, जो मतलब इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, तो उसके बाद जारी करता है सांप्रदायिक पांचाट। उसके बाद जो जारी किया जाता है सांप्रदायिक पांचाट, जिसे कहा जाता है मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड, जिसे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव भी कहा जाता है। इसे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव इस कारण से कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे मतलब तत्कालीन प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे रेमजे मैकडोनाल्ड। और जो सांप्रदायिक पांचाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता की बात की गई थी। मुसलमानों को, इसके अलावा अन्य वर्गों को भी हिंदुओं से अलग किया गया था। ओके। जो सांप्रदायिक पांचाट जारी होता है 16 अगस्त 1932 को, 16 अगस्त 1932 को जारी होता है सांप्रदायिक पांचाट। इसके अलावा नेक्स्ट घटना है पूना पैक्ट। जो सांप्रदायिक पांचाट के विरोध में गांधी जी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मतलब अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठ जाते हैं, जिसके कारण पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट किन किन के मध्य होता है? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य। ये होता है 26 सितंबर 1932 को घटना होती है पूना पैक्ट। और अंतिम घटना होती है कौन सी? आरटीसी थर्ड, आरटीसी
थर्ड, यानी कि गोलमेज तृतीय गोलमेज सम्मेलन ये होता है 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932। तो 1930, 31 और 32 के मध्य ये घटनाएं होती है, इनका क्रम ध्यान रखना है। पहली घटना होती है कौन सी? गांधी जी के द्वारा जनवरी 1930 में इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी गई है। दूसरी घटना होती है दांडी मार्च। दांडी मार्च होता है 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक, और 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी के द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता है, जो नमक कानून है उसको तोड़ के। उसके बाद साइमन रिपोर्ट आती है मई 1930 में। नेक्स्ट घटना है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य होता है। उसके बाद अगली घटना है गांधी इरविन समझौता, जो कि 5 मार्च 1931 को होता है, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। नेक्स्ट घटना है जो गोलमेज सम्मेलन है द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन संपन्न होता है, जिसमें कि गांधी जी पार्टिसिपेट करता है। यह है 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 के मध्य होता है। इसके आगे नेक्स्ट घटना है सांप्रदायिक पांचाट या रैमजे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव रखा जाता है, कब? 16 अगस्त 1932 को। इसके अलावा इसके अगली घटना है कौन सी? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किया जाता है 26 सितंबर 1932 को। किन किन के मध्य? गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। और अंतिम घटना है कौन सी? तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1900 मध्य के 24 दिसंबर 1932 के मध्य होता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या? गोलमेज सम्मेलन। आज हम पढ़ेंगे गोलमेज सम्मेलन। तो पहले तो हम गोलमेज सम्मेलन प्रथम देखेंगे। प्रथम के बाद नेक्स्ट घटना होगी कौन सी? गांधी इरविन समझौता, जो कि हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। गांधी इरविन समझौता के बाद नेक्स्ट है हमारी कौन सी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मतलब सेकंड आरटीसी। उसके बाद हम देखेंगे जो सांप्रदायिक पांचाट है। सांप्रदायिक पांचाट के बाद हम देखेंगे पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट के बाद देखेंगे आरटीसी थर्ड, यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गोलमेज सम्मेलन। जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें हम पहले इसकी पृष्ठभूमि और उद्देश्य देखेंगे, उसके बाद इनके चरण चरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे। तो गोलमेज सम्मेलन के बुलाने का कारण ये था कि जो साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हेतु गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। यानी कि गोलमेज सम्मेलन का कारण क्या था? साइमन आयोग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उस पर चर्चा हेतु गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। इनका आयोजन सेंट जेम्स पैलेस सेंट जेम्स पैलेस लंदन। इनका आयोजन कहाँ किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस लंदन में हुआ। और इनका जो 3 चरण हुए थे गोलमेज सम्मेलन, यानी कि जो आरटीसी है वो एक ही सम्मेलन था, लेकिन ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था। इनके अध्यक्ष थे आरटीसी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। रैमजे मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे, तथा उपाध्यक्ष थे लॉर्ड सैंकी। कौन? उपाध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड सैंकी। लॉर्ड सैंकी इसके उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसके सलाहकार थे हेराल्ड लास्ली। यह एक ही सम्मेलन था मगर 3 चरणों में संपन्न हुआ। यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन था वो एक ही सम्मेलन था, लेकिन 3 चरणों में संपन्न हुआ। अब सबसे पहले देखेंगे हम प्रथम चरण। प्रथम चरण हुआ है 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य। 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इसका उद्घाटन किया जाता है किसके द्वारा? जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन, सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। और इसमें 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 89 प्रतिनिधियों में से जो 16 थे ब्रिटिश सांसद थे। 16 सदस्य तो ब्रिटिश सांसद थे। इसके अलावा 16 सदस्य थे भारतीय शासक। 16 भारतीय शासक थे और 16 ब्रिटिश सांसद थे। इसके अलावा जो बचे हुए 57 सदस्य थे वो ब्रिटिश भारत से लिए गए थे। यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 से
19 जनवरी 1931 तक हुआ है, जिसका उद्घाटन किया है जॉर्ज पंचम के द्वारा, और इसमें 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। 16 ब्रिटिश सांसद थे और 16 भारतीय रियासतों के राजा थे, जबकि 57 प्रतिनिधि थे जो ब्रिटिश भारत से गए थे। इनमें लगभग 16 सदस्य थे मुसलमानों में थे मोहम्मद अली जिन्ना, सफ़ी, मोहम्मद सफ़ी, आगा खां, मोहम्मद अली जौहर, और इसके अलावा थे जियाउल हक। कौन? हक। मोहम्मद अली जिन्ना, सफ़ी, आगा खां और मोहम्मद अली जौहर लगभग 16 प्रतिनिधि थे। इनमें ये मुख्य थे। इसके अलावा हिंदू महासभा से जयकर, नरेंद्र नाथ और मुंजे शामिल हुए थे। कौन? जयकर, मुंजे और नरेंद्र नाथ। ये किसकी ओर से गए थे? हिंदू महासभा की ओर से। जबकि जो सिख है वो थे उज्जवल सिंह और संपूर्ण सिंह ने सिखों का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय ईसाइयों में गए थे केटी पॉल। केटी पॉल ने प्रतिनिधित्व किया था भारतीय ईसाइयों का। जबकि दलितों का प्रतिनिधित्व किया था आर श्रीनिवासन और बी आर अम्बेडकर के द्वारा। दलितों का प्रतिनिधित्व किया है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, आर श्रीनिवासन के द्वारा। भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था केटी पॉल ने। सिखों का प्रतिनिधित्व किया था संपूर्ण सिंह और उज्जवल सिंह ने। हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व जयकर, मुंजे और नरेंद्र नाथ के द्वारा किया गया। मुसलमानों का प्रतिनिधित्व किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, आगा खां और मोहम्मद सफी के द्वारा। जबकि व्यापारी थे कवाशी जहांगीर, हॉमी मोदी और फिरोज सेठना। जबकि नरमपंथी नेताओं का प्रतिनिधित्व किया था सप्रू, चिंतामणि, शिवाई चिंतामणि, सप्रू और चिमनलाल सीतलवाड़, सप्रू और शिवाय चिंतामणि। जबकि महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था जहां आरा, शाहनवाज और राधाबाई सुब्रमण्यम। ओके, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हुआ है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य। उद्घाटन किया है सम्राट जॉर्ज पंचम ने और 89 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन है उसका निष्कर्ष या निर्णय क्या हुए? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के क्या क्या डिसीजन निकले? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, क्योंकि कांग्रेस कर रही थी उस समय क्या? सबने अवज्ञा आंदोलन। जो सप्रू के सुझाव पर, इसका फर्स्ट निर्णय है कि सप्रू, तेज बहादुर सप्रू के सुझाव पर अखिल भारतीय संघ के विचार पर सभी सहमत हुए। अखिल भारतीय संघ के सुझाव पर सभी सहमत हुए, लेकिन इकबाल ने इसका यह कहकर विरोध कर दिया कि यह हिंदुओं व अंग्रेजों के मध्य समझौता है, जिसमें हिंदू अंग्रेजों को भारत में रहने देंगे और अंग्रेज हिंदुओं को शासक बनाएंगे। दूसरा, इसका पहला निर्णय था अखिल भारतीय संघ के विचार पर सब सहमत हुए। इसके अलावा दूसरा निर्णय था कि केंद्र में द्विग शासन तथा उत्तरदायी सरकार तथा प्रांतों को स्वायत्ता पर सहमति, यानी कि केंद्र में तो क्या लागू किया जाएगा? द्विग शासन। केंद्र में द्विग शासन लागू किया जाएगा और उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी। जबकि प्रांतों में किसकी स्थापना की जाएगी? स्वायत्ता। प्रांतों में स्वायत्ता और केंद्र में द्विग शासन। जबकि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विग शासन को लागू किया गया था। इसके अलावा तीसरा निर्णय था कि जिन्ना का पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव हिंदू महासभा के विरोध के कारण खारिज हो गया, जबकि उदार दल इस पर सहमत हो गया था। यानी कि जिन्ना का जो पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव है वो हिंदू महासभा के विरोध के कारण खारिज हो गया। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलित आरक्षण पर सहमति नहीं बनी। इसके अलावा सिखों ने 30% आरक्षण की मांग की, पर लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। और बिपिन चंद्र ने इसके बारे में क्या कहा, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में बिपिन चंद्र ने कहा है कि बिना राम की रामलीला, बिना राम की रामलीला। यानी कि इसमें जो भारत का सबसे बड़ा दल था, यानी कि भारत का जो लगभग संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी कांग्रेस पार्टी, उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। इस कारण बिपिन चंद्र ने क्या कहा है? बिना राम की रामलीला। तो ये हुआ है हमारा क्या? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन आरटीसी फर्स्ट और आरटीसी सेकंड के मध्य क्या हुआ है? आरटीसी फर्स्ट और आरटीसी सेकंड के मध्य क्या हुआ है? आरटीसी फर्स्ट और आरटीसी सेकंड के मध्य एक तो हुआ है गांधी इरविन समझौता। भारत में क्या हुआ है? गांधी इरविन समझौता। जो गांधी इरविन समझौता के माध्यम से क्या हुआ था
गांधी इरविन समझौते के माध्यम से यह हुआ था कि जो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन उसे स्थगित कर दिया गया था तथा कांग्रेस को आरटीसी सेकंड में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी कर लिया था। एक घटना तो ये हुई है। इसके अलावा दूसरा, इंग्लैंड में क्या हुआ था, जो लेबर दल की सरकार गिर गई और उसके स्थान पर सर्वदलीय सरकार बनी और जो प्रधानमंत्री लेकिन जो प्रधानमंत्री वो रैमजे मैकडोनाल्ड ही बने रहे। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो आगे की घटनाओं के समय में कौन रहेंगे प्रधानमंत्री? रैमजे मैकडोनाल्ड। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, इरविन के स्थान पर जो विलिंगटन को भारत का वायसराय बना दिया गया था। और गांधी इरविन समझौते के अनुरूप गांधी जी 29 अगस्त 1931 को SS राजपूताना जहाज से लंदन के लिए रवाना हो गए। और गांधी जी के साथ कौन था? गांधी जी के साथ कौन कौन था? गांधी जी के साथ थे महादेव देसाई, इसके अलावा सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, घनश्याम बिरला, प्यारीलाल, इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, प्यारेलाल, देवदास गांधी, मीराबेन। तो इसमें गांधी जी के साथ साथ जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किन ने किया था? महादेव देसाई, सरोजनी नायडू, घनश्याम दास बिरला, प्यारेलाल, मदन मोहन मालवीय और देवदास गांधी, मीराबेन। लेकिन जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में एकमात्र सदस्य गांधी जी ही थे। इससे पूर्व यानी कि किससे? गांधी इरविन जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ है कब? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ है 5 मार्च 1931 को। जो 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन समझौता हुआ है उसके संबंध में जो चर्चिल के द्वारा एक कथन कहा गया है, कौन सा? मतलब लगभग ये फरवरी 1931 में चर्चिल के द्वारा एक कथन कहा गया है कि जो राजद्रोही वकील जो कि अर्धनग्न है, राजद्रोही वकील जो कि अर्धनग्न फकीर के रूप में है, जो कि अर्धनग्न फकीर के रूप में है, राजद्रोही वकील जो कि अर्धनग्न फकीर के रूप में है का वायसराय की सीढ़ियों पर चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के बराबर, वायसराय के भवन की सीढ़ियों पर चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के बराबर बैठकर बात करना घृणित व खतरनाक दृश्य। किसके द्वारा कथन कहा गया है? ये चर्चिल के द्वारा। ओके, चर्चिल बाद में जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है, कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय। लेकिन इन्होंने जो गांधी जी के बारे में सेंटेंस कहा गया है, कौन सी, किसके संबंध में? जो गांधी इरविन समझौता हुआ है उससे जस्ट पहले इन्होंने कहा है, कौन सा? कि जो राजद्रोही वकील है जो कि अर्धनग्न फकीर के रूप में है का वायसराय के भवन की सीढ़ियों पर चढ़ना और राजा के प्रतिनिधि के बराबर बैठकर बात करना घृणित व खतरनाक दृश्य है। जो यह सेंटेंस है इसे जो फ्रैंक मॉरी उन्होंने अपने अखबार में प्रकाशित किया। तो कहीं कहीं इस क्वेश्चन का आंसर फ्रैंक मॉरिस मान लिया जाता है, लेकिन बेसिकली ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ओके, अब हम देखते हैं आरटीसी सेकंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य। यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होता है? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच। और गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया था 15 सितंबर 1931 को। ओके, जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, 68 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। इनमें मुस्लिम लीग की ओर से शौकत अली, इकबाल, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना व आगा खान ने पार्टिसिपेट किया था। जबकि दलित प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर ने पार्टिसिपेट किया था। संपूर्ण सिंह और उज्जवल सिंह ने सिखों की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। जो सरोजनी नायडू है वो महिला प्रतिनिधि के रूप में गई थी। राधाबाई और जहांआरा शाहनवाज ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। जबकि कांग्रेस की तरफ से एकमात्र प्रतिनिधि थे कौन? महात्मा गांधी। ओके, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसका क्या परिणाम निकला, यानी कि क्या निष्कर्ष निकला या क्या निर्णय हुए? तो इसमें क्या हुआ था, जो दलित है, भारतीय ईसाई है, एंग्लो इंडियन, यूरोपियनों ने मिलकर एक दल बनाया जिसका उद्देश्य क्या था?
जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समझौता करना था, मगर इस पर सहमति नहीं बन पाई और गांधी जी और अंबेडकर के मध्य बहस हुई। यानी कि इसका परिणाम ये निकला कि जो अल्पसंख्यक समझौते के माध्यम से विभिन्न अल्पसंख्यक थे, उन्होंने एक समझौता किया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी और गांधी और अंबेडकर के मध्य बहस हो गई। इस प्रकार सांप्रदायिक व वर्गीय या जातीय मुद्दे पर असहमति बनी और आरटीसी सेकंड असफल हुआ। यानी कि विभिन्न जो वर्ग थे, विभिन्न वर्ग और विभिन्न जाति थे, विभिन्न वर्गों एवं जातियों के मध्य सहमति नहीं बन पाई। यानी कि सभी अपने अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे, पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, जिसके कारण गांधी जी और अंबेडकर के मध्य बहस छिड़ गई और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो असफल हो गया। अंत में क्या होता है कि 5 दिसंबर को गांधी जी ने लंदन छोड़ दिया। 5 दिसंबर को गांधी जी लंदन छोड़ देते हैं। तत्पश्चात वो पेरिस जाते हैं। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस से वो जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, जेनेवा, और जेनेवा के बाद वो गए थे रोम। रोम में ये मिले थे किससे? मुसोलिन से। रोम में मुसोलिन से मिले और वेटिकन में इन्होंने पोप से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पोप से मुलाकात नहीं हो पाई। अंत में जो गांधी जी थे वो वेस्टियाना जहाज, जो कि कहाँ से आ रहा था? रोम से। अंत में गांधी जी वेस्टियाना जहाज रोम से भारत के लिए रवाना हुए। 28 दिसंबर 1931 को गांधी जी भारत मुंबई बंदरगाह पर पहुंच गए और गांधी जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं खाली हाथ अवश्य आया हूँ। क्या कहा था? मैं खाली हाथ अवश्य आया हूँ, खाली हाथ अवश्य आया हूँ, मैं खाली हाथ अवश्य आया हूँ, मगर मैंने मेरे देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। यानी कि गांधी जी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर भारत आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था कि मैं खाली हाथ अवश्य आया हूँ, खाली हाथ अवश्य लौटा हूँ, मगर मैंने मेरे देश की इज्जत का बट्टा लगने नहीं दिया। जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया तो उसके बाद क्या जारी होता है? सांप्रदायिक पांचाट। सांप्रदायिक पांचाट, जिसे रैमजे मैकडोनाल्ड, जिसे कहा जाता है मैकडोनाल्ड प्रस्ताव। इसे मैकडोनाल्ड प्रस्ताव क्यों कहा जाता है? क्योंकि तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो सबसे पहले हम इसका परिचय देखते हैं कि इसमें परिचय क्या था। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक गतिरोध के चलते असहमति रही, इस कारण रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा की कि इस विषय पर सरकार स्वयं निर्णय लेगी और इस हेतु 16 अगस्त 1932 को, कब? 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पांचाट अथवा मैकडोनाल्ड अवार्ड, जिसे कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं, को जारी किया। और इसमें प्रावधान क्या थे? यानी कि जो मैकडोनाल्ड प्रस्ताव, मैकडोनाल्ड अवार्ड या कम्युनल अवार्ड तथा सांप्रदायिक पांचाट था, उसे जारी कब किया है? 16 अगस्त 1932 को। कारण क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता के कारण तथा सांप्रदायिक गतिरोध के कारण। और इस पंचाट में विभिन्न प्रावधान थे। कौन कौन से प्रावधान थे? जो प्रांतीय विधानसभा है उसमें सदस्य संख्या दोगुनी की जाएगी तथा इनमें 71 पद दलितों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। दलितों के लिए कितने पदों का आरक्षण कर दिया गया था? 71 पदों के लिए। और जो प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य संख्या दोगुनी की जाएगी। इसके अलावा जो केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तावित 250 सीटों में से 82 सीट, यानी कि 82 सीटें किसके लिए दी गई थी? मुसलमानों के लिए 82 सीटें, जबकि जो कि लगभग 33% थी, जबकि मुसलमानों की जो जनसंख्या का अनुपात था 25%। 105 सीटें दी गई थी हिंदुओं के लिए, हिंदुओं को दी गई थी 105 सीटें, जबकि 19 सीटें किसको दी गई थी? दलितों के लिए। 19 सीट दलितों को लिए आरक्षित कर दी गई थी, 105 सीटें हिंदुओं के लिए, 82 सीटें मुस्लिमों के लिए, जबकि 44 सीटें अन्य लोगों के लिए कर दी गई थी। यानी कि जो मुसलमान थे उन्हें जनसंख्या के अनुपात से अधिक सीटें प्रदान की गई थी। यानी कि जो 25% जनसंख्या थी मुसलमानों की, लेकिन उन्हें 33% सीटें दी गई थी। और जो दलित है उनको हिंदुओं से अलग कर 19 सीटें दलितों को दी गई थी। ओके, दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था। ओके।
पृथक निर्वाचन दिया गया था दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर। इसके अलावा जो श्रम, व्यवसाय, उद्योग, विश्वविद्यालय, पिछड़े पिछड़े क्षेत्र, जमींदार, मजदूर आदि 5 वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया। इसके अलावा मुस्लिम, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन इनको जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये किसके प्रस्ताव थे? सांप्रदायिक पांचाट के अंतर्गत। एक तो प्रस्ताव था कि प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 2 गुनी की जाएगी और उनमें से 71 पद दलितों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। दूसरा प्रस्ताव था केंद्रीय विधानसभा में प्रस्तावित संख्या थी 250 में से 82 सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी थी। इसके अलावा 105 सीटें हिंदुओं के लिए आरक्षित थी, 19 सीटें दलितों के लिए आरक्षित थी और जो 44 सीट अन्यों के लिए आरक्षित थी। दलितों को हिंदुओं से दूसरा नेक्स्ट प्रस्ताव था कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। इसके अलावा श्रम, व्यवसाय, उद्योग, विश्वविद्यालय, पिछड़े क्षेत्र और जमींदार और मजदूर 5 वर्गों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया था। अल्पसंख्यक घोषित करने का मतलब ये है कि आगे जाकर इनको भी पृथक निर्वाचन दिया जा सकता है। इसके अलावा मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन इनको जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। जो पांचाट के जारी होने के बाद कांग्रेस तटस्थ रही, जबकि अन्य नेताओं ने हरिजन, अस्पृश्य वर्ग के लिए मंदिरों के द्वार खोलने से लेकर विभिन्न प्रकार की अस्पृश्यता को खत्म करने के प्रयास किए। इसी दौरान 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने सांप्रदायिक पांचाट के विरोध में पूना जेल में आमरण अनशन आरंभ कर दिया। यह गांधी जी का पहला आमरण अनशन था। तो आमरण अनशन कब जारी किया है? 20 सितंबर 1932 को गांधी जी के द्वारा आमरण अनशन जारी किया है 20 सितंबर 1932। जब गांधी जी ने आमरण अनशन जारी किया था तो जो दलित प्रतिनिधि थे वो जो दलित प्रतिनिधि थे उन्होंने भीमराव अंबेडकर पर दबाव बनाया कि वे गांधी जी को अनशन तोड़वाए और यह दबाव ठक्कर बप्पा के नेतृत्व में बनाया गया था। कौन? ठक्कर बप्पा के नेतृत्व में जो भीमराव अंबेडकर है उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि वो गांधी जी के साथ समझौता करें। ओके, अनशन के 5वें दिन यानी कि 24 सितंबर स्टार्ट किया था अनशन 20 सितंबर को। 24 सितंबर 1932 को सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता हुआ जिसमें सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया था मदन मोहन मालवीय ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। सवर्ण हिंदुओं का मदन मोहन मालवीय ने प्रतिनिधित्व किया तथा दलित प्रतिनिधि के रूप में कौन थे? अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा 38 अन्य लोगों ने भी हस्ताक्षर किए। इस समझौते को गांधी जी के द्वारा यरबदा जेल में सहमति दी जाती है। इस कारण से इसे पूना समझौता, पूना पैक्ट, यरबदा पैक्ट कहा जाता है। पूना पैक्ट, यरबदा पैक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पूना स्थित यरबदा जेल में गांधी जी ने इसको सहमति दी थी, लेकिन इस पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं थे। ध्यान रखना, जो गांधी जी ने जो अस्पृश्यता है उसके लिए शब्द प्रयोग किया था यहाँ पर क्या? हरिजन। अस्पृश्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? हरिजन। 26 सितंबर 1932 को कब? 26 सितंबर 1932 को इस पर सरकार ने सहमति दे दी। 24 सितंबर को इस पर हस्ताक्षर हुए, जबकि 26 सितंबर 1932 को सरकार के द्वारा यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही सांप्रदायिक पांचाट निष्प्रभावी हो गया। तो इसकी जो पूना पैक्ट है उसकी डेट है 26 सितंबर 1932 को। जो पूना पैक्ट है उसके प्रावधान कौन कौन से थे? पूना पैक्ट के तहत प्रावधान थे जो कि ठक्कर बप्पा के द्वारा तैयार किया गया था पूना पैक्ट। इसमें जो प्रांतीय विधानसभा में जो सामान्य सीट में से 148 सीटें दलितों के लिए आरक्षित की गई थी, जबकि अंग्रेजों ने क्या किया था? 71 सीटें आरक्षित की थी, जो भी पृथक निर्वाचन के तहत। लेकिन जो 148 सीटें हैं वो संयुक्त निर्वाचन के तहत आरक्षित की गई थी। केंद्रीय विधानसभा में साधारण सीटों में 18% आरक्षण दिया गया, यानी कि साधारण सीटों में से दलितों को 18% आरक्षण दिया गया था। पहले इन्हें सीटें दी गई थी 19, लेकिन बाद में इनके जो 18% आरक्षण की इनकी सीटें बढ़कर हो गई थी 45 सीट। इसका चुनाव दलित समुदाय द्वारा तय की गए 4 दलित उम्मीदवारों के द्वारा संयुक्त निर्वाचन के द्वारा होगा। इसके अलावा प्रांतीय शिक्षा बजट का एक हिस्सा दलित शिक्षा हेतु व्यय होगा और सरकारी नौकरी में योग्यता को आधार बनाया गया, यानी सरकारी नौकरी जो योग्यता के आधार पर प्राप्त होगी। अंत में हम देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज
सम्मेलन। जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है वो होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इसमें जो लेबर दल व कांग्रेस दल दोनों ने ही भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने ओनली सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इस कारण यह सम्मेलन महज औपचारिक सिद्ध हुआ। इसमें भारतीयों की तरफ से राजभक्त तथा सांप्रदायिक नेताओं ने भाग लिया, वहीं इंग्लैंड की तरफ से लिबरल दल तथा कंजर्वेटिव दल ने भाग लिया। यानी कि इंग्लैंड की ओर से भी जो लेबर दल था उसने पार्टिसिपेट इसमें नहीं लिया था। यहाँ तक कि भारत सचिव सैमुअल होर इसके पक्ष में, जो भारत सचिव तत्कालीन भारत सचिव थे कौन, सैमुअल होर, यह भी उसके पक्ष में नहीं थे। इस सम्मेलन में लगभग 46 लोगों ने भाग लिया। जो आगा खां थे, कौन, आगा खां, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। जयकर और सप्रू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। और जहां आरा बेगम ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिनिधि कौन कौन से थे, आगा खां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहां आरा बेगम और तेज बहादुर सप्रू और जयकर। ओके। जो साइमन ने इसमें पहली बार भाग लिया और जिन्ना को आयोजन से पूर्व ही निष्कासित कर दिया। यानी कि जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन है उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को आयोजन से पूर्व ही निष्कासित कर दिया था। इसका कोई परिणाम नहीं निकला। यानी कि जो गोलमेज सम्मेलन है इसका कोई परिणाम नहीं निकला। तब सरकार ने एक वाइट पेपर 15 मार्च 1933 को जारी किया। कब, 15 मार्च 1933 को सरकार के द्वारा जारी किया गया है वाइट पेपर। वाइट पेपर 15 मार्च 1933 को जारी किया। इस पर समीक्षा हेतु लिन-लिथगो समिति गठित की, जिसमें कंजर्वेटिव का बहुमत था। इस समिति की रिपोर्ट आई है 19 दिसंबर 1934 को। लिन-लिथगो समिति गठित की और उसकी रिपोर्ट आई थी 19 दिसंबर 1934 को प्रस्तुत की गई थी, जिस पर संसद के दोनों सदनों में सहमति बनी। तत्पश्चात 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिली। इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में भारत में लाया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की नींव पड़ चुकी है। कैसे कि जब आरटीसी फर्स्ट सेकंड थर्ड का कोई परिणाम नहीं निकला तब सरकार ने एक वाइट पेपर जारी किया है 15 मार्च 1933 को। इस पर समीक्षा के लिए उन्होंने लिन-लिथगो कमेटी का गठन किया है। लिन-लिथगो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है 19 दिसंबर 1934 को, जिस पर संसद के दोनों सदनों में सहमति बनी। और तत्पश्चात कब, 4 अगस्त 1935 को सम्राट ने इसको अनुमति दे दी। कौन से, वाइट पेपर के अकॉर्डिंग जो लिन-लिथगो समिति बनी है उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट आई है, और जो रिपोर्ट के आधार जब जो रिपोर्ट को दोनों सदनों में सहमति बन गई और उसके पश्चात 4 अगस्त 1935 को सम्राट की अनुमति मिली और इसे भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में भारत में लाया गया। तो आज हमारे द्वारा क्या क्या देखा गया है, गोलमेज सम्मेलन प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसके अलावा हमने सांप्रदायिक पांचाट और मैकडोनाल्ड, सांप्रदायिक पांचाट या मैकडोनाल्ड प्रस्ताव, और इसके अलावा देखा है पूना पैक्ट।